हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन, जिसमें 3 सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, second, the Rowlatt Act, and third, why non-corporation। then हमारा सेकेंड टॉपिक है differing stand within the movements। इसमें भी 3 सब टॉपिक्स हैं। the movement in the towns, rebellion in the countryside and स्वराज in the plantation। then हमारा थर्ड टॉपिक है towards civil disobedience। इसमें हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं। the Salt March and the Civil Disobedience Movement। Second, how participants saw the movement। Third, the limits of civil disobedience। And fourth, the sense of collective belongings। हमारा हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक आइडिया जो है इस नेशनलिज्म का, द नेशनलिज्म इंडिया मीन्स अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर identity and sense of collective belongings। इस नेशनलिज्म के बाद लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को देखने का नज़रिया बदल दिया था। सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ गई थी हर एक के अंदर। एंड इट इज़ अ कंसेप्ट ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये कंसेप्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौर का है। विच कंपेन फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के लिए किया गया था। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। 1919 के बाद हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट हर एरिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया है, सोशल ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं एंड डेवलपमेंट हुआ है किस चीज़ का, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस वॉर ने, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो हुई थी यूरोप में, बट उसका जो इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा हम उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वॉर ने क्या क्रिएट किया था, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी। इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, जो कि कहाँ से फाइनेंस किए जा रहे थे। अगर लड़ाई हो रही है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए, तो वो कहाँ से फाइनेंस किए जा रहे थे, बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई एंड इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया। हर चीज़ के प्राइस बढ़ा दिए गए बिटवीन 1913 एंड 1918, जिससे क्या हुआ, लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। इससे क्या हुआ कि लोगों की डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती गई लोगों के लिए। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। क्या हुआ कि लड़ने के लिए सोल्जर सप्लाई की ज़रूरत थी, तो ब्रिटिशर्स ने विलेजेस से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। ज़बरदस्ती उन्हें आर्मी ज्वाइन करवाई गई एंड फोर्स रिक्रूटमेंट करवाया गया रूरल एरियाज़ में, जिससे क्या हुआ कि वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया। बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा होने लगे कि अगर तुम लड़ाई कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही थी बेसिकली यूरोप में, तो वो हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं, इसी कारण से लोगों में गुस्सा उमड़ गया। देन 1918 to 19 में क्या हुआ, एक तो पहले ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से नेचर भी साथ नहीं दे रहा। कैसे, क्रॉप फेलियर हो गया और जिससे शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया,
फूड की कमी हो गई क्रॉप फेलियर के होने की वजह से। और 1920 to 21 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, जैसे बीमारी मतलब महामारी फैल गई। जैसा अभी कोरोना फैल रहा है इसी तरह से उस टाइम पर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, जिसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। और अगर हम 1921 सेंसस की माने तो अप्रॉक्स 12 to 13 मिलियन लोगों की डेथ भी हुई थी ड्यू टू दिस फेमाइन एंड एपिडेमिक। People hoped that their hardship would end after the war was over. लोग सोच रहे थे कि जब ये वॉर ख़त्म होगी उसके बाद हमारी हार्डशिप कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और इस स्टेज पर एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड और एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। जब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, लोग इतने ज़्यादा गुस्से में, इतने ज़्यादा परेशान हैं, तब उस टाइम पर एक नया लीडर सामने आया और उसने एक सजेस्ट किया एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो देखते हैं वो क्या था। तो हमारे इसका फर्स्ट सब टॉपिक द आइडिया ऑफ सत्याग्रह देखते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। जैसे हमने सिविक्स के 3rd चैप्टर में भी देखा था कि साउथ अफ्रीका में पहले काले गोरे में भेदभाव, वही अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वो वहाँ से लड़कर वापस आ रहे थे विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एडिशन, विद अ नोवल मेथड विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसे वो क्या कहते थे? सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च द ट्रूथ। ये क्या पावर शो करता था सत्याग्रह? किसका आइडिया था? पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत को दिखाने का ये बेसिक आइडिया था। इट इज़ सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर हमारी बात में सच्चाई है, एंड द स्ट्रगल्स इज़ अगेंस्ट इनजस्टिस, और हमारी लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ है, तो हमें फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। हम बिना किसी गुस्से के, विदाउट सीकिंग वेगेंस एंड बीइंग अग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो ये क्या सजेस्ट करता था सत्याग्रह? कि एक सत्याग्रही बिना लड़े, बिना गुस्से के भी अपनी लड़ाई जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस। So, Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. तो महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो धर्म है, ये सत्याग्रह जो है, ये नॉन वायलेंस के थ्रू सारे इंडियंस को यूनाइट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, जब वो इंडिया आ गए महात्मा गांधी, तो उन्होंने यहाँ पर भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर दिए सत्याग्रह मूवमेंट काफ़ी जगहों पर। जैसे 1917 में वो जब चंपारण गए, चंपारण जो बिहार में है, जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर पीजेंट्स को प्रॉब्लम थी कि अगेंस्ट पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो पीजेंट किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे? प्लांटेशन, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के। तो क्या था ये देख लेते हैं पहले। तो उस टाइम पर जो अभी हम कपड़ों को नील देते हैं ना, उस टाइम पर उसकी प्लांटेशन का काफ़ी दौर चला था। तो ब्रिटिशर्स पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि अप्रॉक्स 15% अपनी लैंड पर उन्हें नील को ग्रो करना ही होगा। उन्हें ज़बरदस्ती, अगर वो नहीं भी करना चाहते तो वो कंपलसरी था कि सबको करना ही है। सो इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। देन एक और 1917 में उन्होंने एक और सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था खेड़ा में। खेड़ा गुजरात में, जहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक से जो उनका नुकसान हुआ था पैसों का, तो उस वजह से वो अपने रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, एंड वो चाहते थे कि कुछ टाइम के लिए इसे रोक दिया जाए रिवेन्यू कलेक्शन को। सो इसके अगेंस्ट भी महात्मा गांधी ने वहाँ पर एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। देन नेक्स्ट ईयर, मतलब वो 1915 में आए हैं, एंड एक आफ्टर 1 ईयर 1917 में उन्होंने खेड़ा में
और खेड़ा और बिहार में अपने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। देन 1918 उसके नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। महात्मा गांधी अहमदाबाद गए एंड वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट? कॉटन मिल वर्कर के साथ। किसके अगेंस्ट किया था? जहाँ जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो काफ़ी परेशान थे ड्यू टू दिस प्लेग एंड इन्फेक्शन, मतलब कि जो महंगाई बढ़ रही है एंड जो प्लेग आया था, अभी बीमारी फैली थी, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है खर्च उठाने में। तो वो कहते हैं कि हम टैक्सेस वगैरह तो ठीक है हम दे देंगे बट हमारी वेजेस को बढ़ा दिया जाए। बट मिल ऑनर वॉज इग्नोरिंग दैम, बट मिल ऑनर्स इग्नोर कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट हुआ। दैन हमारा सेकंड सब टॉपिक द रॉलेट एक्ट। सो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा एंगर फैल गया है, वाइड स्प्रेड हो गया है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से एक लॉ पास कर दिया। क्या था वो? कि तुम्हें बिना दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, कि एक पावर दे दी गई है इस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट को। क्या थी वो? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलॉट डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल परिशनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब कि बिना किसी वार्निंग के डिटेंशन को अलाउ कर दिया गया है एंड पॉलिटिकल वो पुलिस कभी भी तुम्हें जेल में डाल सकती है 2 साल तक के लिए विदाउट ट्रायल। 2 साल तक के लिए तुम्हें जेल हो सकती है। तो ये लॉ पास कर दिया उन्होंने ताकि उनके आवाज़ को दबा दिया जाए। बट महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंस ना हो, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट एक सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल, जो इन्होंने स्टार्ट किया हड़ताल के द्वारा, जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही थी। सो इनकी तैयारी शुरू हो गई हड़ताल की। रैलीज ऑर्गेनाइज हो गई कुछ सिटीज़ में, कहीं पर स्ट्राइक्स हो गई, रेलवे वर्कशॉप बंद कर दी गई, सारी शॉप बंद कर दी गई, और ये पॉपुलर हो गई अलार्म बाय द पॉपुलर अनसर्च, और जो कम्युनिकेशन की लाइन थी वो डर गई। रेलवेज टेलीग्राफ वुड बी डिस्ट्रप्टेड, और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने डिसाइड किया क्लैम डाउन टू नेशनलिस्ट, मतलब कि उनकी आवाज़ दबाने का सोच लिया ब्रिटिशर्स ने। तो लोकल लीडर्स पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, लोकल लीडर को उठाया गया अमृतसर से, और महात्मा गांधी को भी दिल्ली में आने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल में हुआ ये सब। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, उन्होंने ये जो शांति से सबके अपने वो चल रहे थे अगेंस्ट करने के, प्रोटेस्ट करने के तरीके, वो उस शांति को तोड़ दिया गया। पुलिस ने ओपन फायर शुरू कर दी, और जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया कि अगर हम शांति से कुछ कर रहे हैं तो तुम हमें नहीं करने दे रहे हो। इस वजह से लोगों में गुस्सा आया और लोगों ने भी अटैक्स करने शुरू कर दिए बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवे स्टेशन पर। इन दिस सिचुएशन मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर वॉज कमांड। सो ऐसी सिचुएशन में मार्शल लॉ पास कर दिया गया और जनरल डायर को भी कमांड कर दिया गया। मार्शल लॉ मतलब इतनी जल्दबाजी वाली सिचुएशन, जो अचानक से जो लॉ पास किए जाते हैं जल्दी से, वो मार्शल लॉ कहलाते हैं। ऑन 13 अप्रैल इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। अब 6 में हड़ताल शुरू हुई है, देन 10 में उन्होंने चुप कराने का सोच लिया और जनरल डायर को कमांड कर दिया। अब 13 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हो गया। क्या हुआ कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग के ग्राउंड में गैदर हुए। क्यों? कुछ तो हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ने जो ये न्यू रिप्रेसिव मेजर किया था उससे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कुछ तो, और कुछ आए थे कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, कुछ आए थे बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे। जो विलेजेस से आए थे
कुछ लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ पास हो गया है, तो कुछ लोग बैसाखी फेयर की वजह से आए थे, कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर वहाँ पर आ गए और उन्होंने एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक कर दी, बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए और ओपन फायर शुरू कर दी क्राउड के ऊपर, और जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई। तो बाद में उन्होंने बताया था कि उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, डराना लोगों को, ताकि सत्याग्रही के अंदर डर पैदा हो जाए एंड ये जो स्ट्राइक्स वगैरह वो कर रहे हैं वो सब ये रोक दें। जैसे जैसे ये न्यूज़ सब में स्प्रेड हुई जलियांवाला बाग इंसिडेंट की, तो लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि क्राउड के ऊपर ऐसे ओपन फायर हुई है, तो क्राउड फिर से स्ट्रीट्स पर आ गए, स्ट्राइक शुरू हो गए, क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक्स करने शुरू कर दिए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर। और फिर अब ब्रिटिशर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया देखते हैं। सत्याग्रहीज को फोर्स किया गया टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड, अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ने के लिए सत्याग्रही को फोर्स किया गया। क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स कि उन्हें ज़मीन पर रेंगने के लिए कहा गया और सल्यूट करने के लिए कहा गया टू ऑल साहिब्स। कुछ लोगों को बॉम्ब्ड भी करा गया, कहाँ पर, गुजरनवाला, जो कि पहले पंजाब में था बट अब वो पाकिस्तान में चला गया है, हो गया है, जुड़ गया पाकिस्तान के साथ। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, जब महात्मा गांधी ने देखा कि हर जगह वायलेंस बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने अपनी इस मूवमेंट को रोकना पड़ा। देन वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, ये काफ़ी, जो रॉलेट सत्याग्रह था ये काफ़ी ज़्यादा चला, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बट सब लोगों ने नहीं किया। एंड महात्मा गांधी चाहते थे कि हर एक इंडियन उनके मूवमेंट में उनका साथ दे, इसलिए और उन्होंने सोचा बट ही सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट्स कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, मतलब कि और ऐसा मूवमेंट बिना हिंदू मुस्लिम को जोड़े बिना नहीं तैयार किया जा सकता। तो उन्होंने एक तरीका सोचा, ही फेल्ट वॉज टू टेक टू द खिलाफत इशू, उन्होंने खिलाफत इशू में पार्टिसिपेट करने का सोच लिया। अब खिलाफत मूवमेंट जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ऑटोमन टर्की के साथ हुआ था, ब्रिटिशर्स ऑटोमन टर्की को हराकर जीते थे। एंड देयर वर रूमर्स दैट ऑफ horse peace of treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor, spiritual head of the Islamic world, कि खलीफा को बचाने के लिए बचा नहीं पाएंगे अब लोग। तो खलीफा कौन था? खलीफा था इस्लामिक वर्ल्ड का हेड, पहले इस्लामिक मतलब पूरे सारे मुसलमानों का एक हेड होता था, सब मानते थे खलीफा को। तो खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1990 में टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर, खलीफा के पावर को बचाने के लिए कमेटी बनाई गई। कौन थी, किसने बनाई थी ये खिलाफत मूवमेंट, किसने शुरू किया था? टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हमें पता है मोहम्मद अली जिन्ना, वो उनके भाई, और उन्होंने ही स्टार्ट किया मूवमेंट। They begin discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया ये अपना मूवमेंट महात्मा गांधी के साथ, और गांधी जी ने इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा टू यूनाइट द पीपल्स। इट मीन्स कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का एक अपॉर्चुनिटी समझी। ऑन सितंबर 1920 गांधी जी कन्वेंस द कांग्रेस टू ज्वाइन हैंड विद खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी ने सितंबर 1920 में कांग्रेस को कन्वेंस कर लिया टू ज्वाइन द हैंड विद खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया? नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। स्वराज मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट, कि अब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए और अब हम अपनी इंडिया को खुद संभाल सकते हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। स्वराज मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1902 द नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। तो
कांग्रेस सेशन जो हुआ नागपुर में 1920 में दिसंबर में, वहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, वो अडॉप्ट कर लिया गया। देन अब देखते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन क्या है, वाई नॉन कॉरपोरेशन। तो अब देखते हैं, जो उनकी फेमस बुक थी गांधी जी की, हिंद स्वराज, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। क्या थी वो? दैट ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। कि जो अभी तक ब्रिटिश का रूल है इंडिया पर, वो किस वजह से है? कि इंडियंस उनके साथ कॉपरेट करते हैं। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ कॉरपोरेशन। कि मतलब अभी तक जो ये जी रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो सिर्फ हमारे कॉपरेशन की वजह से जी रहे हैं। अगर हम इनके साथ कॉपरेट ना करें तो ये 1 साल के अंदर अंदर ही यहाँ से चले जाएंगे और स्वराज वुड कम। सो यही था नॉन कॉरपोरेशन का बेसिक आइडिया, कि अब हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ नॉन कॉरपोरेशन? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट was a mass movement which launched by Gandhi in 1920. 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इट वॉज अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये नॉन वायलेंट तरीका था अगेंस्ट अपोजिशन करने का ब्रिटिश रूल से। जिसमें क्या क्या प्रपोजल थे देखते हैं। It should begin with the surrender of title that were awarded by British government. लोगों ने जो टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें दिए थे वो मानने बंद कर दिए। बायकॉट सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना बंद कर दिया। आर्मीज़ में ज्वाइन करना बंद कर दिया। पुलिस में, कोर्ट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्कूल में, और फॉरेन गुड भी लेने बंद कर दिए। स्कूल जाना बंद कर दिया। आर्मी ज्वाइन करनी बंद कर दी उन्होंने। मतलब कि कॉपरेट करना बंद कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स उनसे कॉपरेट करा रहे थे इतने सालों से, लोगों ने अब कॉपरेट करना बंद कर दिया ताकि वो यहाँ से चले जाएं। देन इन केस द गवर्नमेंट वॉज रिप्रेशन। अब इसके लिए भी सोचा गया था, अगर गवर्नमेंट उनके साथ कुछ ज़बरदस्ती करती है तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन भी शुरू किया गया था। इस मूवमेंट का सिर्फ एक ही मेन एम था, टू डिमांड फॉर स्वराज। इनकी बस यही डिमांड थी, इसका मेन एम ये था कि स्वराज को लाना है इंडिया में, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट को लाना है। अब किस तरीके से ये अडॉप्ट किया गया? गर्मियों में 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने टूर करना शुरू किया और ये पॉपुलर कर दिया हर जगह ये मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और कांग्रेस को भी किसी तरीके से उन्होंने कंसर्न कर लिया, इस प्रपोज़ल को मना लिया इस बात के लिए। और जो कि उनकी 1920 नवंबर में जो उनका सिविल इलेक्शन था वो भी नहीं हुआ एंड दे फियर दैट द मूवमेंट में लीड टू पॉपुलर वायलेंस। डर रहे थे कि वायलेंस ना हो, इसलिए जो उनकी मीटिंग थी अपोजिशन और सपोर्टर्स के बीच में सितंबर-दिसंबर में, वो नहीं हुई। जिससे क्या हुआ, थोड़े दिनों के लिए वो रोक दी गई। बट फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1920, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नागपुर में 1920 में जब कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर में, तो ये हमारा नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया गया। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी चैप्टर का पार्ट 2 भी हमारे चैनल पर आपके साथ शेयर किया जाएगा। एंड 6 to 10 का बाकी सारा सिलेबस भी जल्दी हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की PDF चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।